साल 1848 में जेम्स मार्शल नाम के एक कारपेंटर कैलिफोर्निया में एक मिल का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। एक सुबह उसी मिल के पास जेम्स मार्शल को कुछ टॉप क्वालिटी के गोल्ड नगेट्स मिले। ये खबर आग की तरह फैल जाती है और देखते ही देखते दुनिया के कोने कोने से 3 लाख से भी ज्यादा लोग वहां आकर गोल्ड हंटिंग करने लगते हैं। इस तरह से शुरुआत होती है इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल गोल्ड रश इवेंट की, जिसे कैलिफोर्निया गोल्ड रश कहते हैं। लगभग 7 साल चले इस गोल्ड रश में कैलिफोर्निया ने मैसिव चेंजेस देखे। वहां की इकोनॉमी बूम कर गई, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर गई, कुछ लोग रिच और प्रॉस्परस बन गए और इन सब के चलते कैलिफोर्निया को लॉन्ग वेटेड स्टेटहुड मिल लिया। दोस्तों, ये गोल्ड रश इतिहास के सबसे बड़े गोल्ड रश में से एक है, लेकिन आज लगभग 170 साल के बाद पॉसिबली एक नया गोल्ड रश शुरू हो सकता है, मगर इस बार ये धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में होगा। दोस्तों, नासा एक ऐसे एस्टेरॉयड को एक्सप्लोर करने जा रहा है जिसकी कीमत ट्रिलियंस में नहीं क्वाड्रिलियंस में होगी। ये इतना पैसा है दोस्तों जो दुनिया के हर एक कंट्री को, हर एक आदमी को सुपर रिच बना सकता है। लेकिन इस एस्टेरॉयड की खासियत ये नहीं है कि ये इतना रिच है। इस एस्टेरॉयड में एक ऐसा राज छिपा हुआ है जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक एस्टेरॉयड बनाता है। आखिर इस एस्टेरॉयड में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? नासा इसे किस लिए एक्सप्लोर करने जा रहा है? क्या नासा साइक एस्टेरॉयड पर माइनिंग करेगा? क्या एस्टेरॉयड की माइनिंग पॉसिबल भी है? आइए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं साइक एस्टेरॉयड के पीछे का सच। दोस्तों, साइक एस्टेरॉयड को एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर ने ईयर 1852 में ही डिस्कवर कर लिया था। ये एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच स्थित मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में घूमता है। साइक एस्टेरॉयड हमसे लगभग 2.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। इतने दूर होने पर इसे ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप से डिटेल में स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ और यही वजह है दोस्तों जो ये एस्टेरॉयड इतना रहस्यमयी है। ग्राउंड और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप से देखने पर साइक एस्टेरॉयड का सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिव दिखता है। सूरज की रोशनी पड़ने पर इसका सरफेस चमकता है, जिसे देख साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगा लिया कि साइक एक एम टाइप यानी एक मेटेलिक एस्टेरॉयड है। और इसकी रिफ्लेक्टिविटी को देखकर शुरू में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि ये पूरा एस्टेरॉयड ही मेटल से बना हुआ है, लेकिन रिसेंट डेटा और एनालिसिस से पता चला है कि ये पॉसिबली मेटल्स और सिलिकेट्स का मिक्स है, जिसमें मेटल्स की वॉल्यूम 30 to 60% तक हो सकती है। दोस्तों, साइक कौन कौन से मेटल से बना हुआ है ये तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन क्योंकि आमतौर पर एस्टेरॉयड्स में आयरन और निकल पाया जाता है, इसीलिए पॉसिबल है कि साइक एस्टेरॉयड पर भी आयरन और निकल से ही बना हुआ हो, जिसमें गोल्ड, प्लेटिनम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स स्मॉल क्वांटिटीज में अवेलेबल होंगे। ये एस्टेरॉयड लगभग 220 किलोमीटर चौड़ा है। जरा इमेजिन करिए दोस्तों, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के बीच का जितना डिस्टेंस है लगभग उतना बड़ा ये एस्टेरॉयड खुद है। इतना बड़ा होने पर अगर मान ले कि इसमें 30% भी मेटल होता है और वो भी अगर आयरन ही होता है, तो भी इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी जिससे इसकी कीमत लगभग 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। ये इतना पैसा है दोस्तों कि अगर पृथ्वी पर हर एक इंसान में बांट दिया जाए ना तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही खराब हो जाए। सब अरबपति बनकर घूमेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और मजे की बात यह है दोस्तों कि नासा ने ऑलरेडी एक स्पेसक्राफ्ट साइक एस्टेरॉयड के लिए लॉन्च कर दिया है। नासा ने इससे पहले एस्टेरॉयड बेन्यू को एक्सप्लोर करा था और हाल ही में उसके सैंपल्स वापस पृथ्वी पर लेकर आया है। ऐसे में नासा साइक एस्टेरॉयड पे स्पेसक्राफ्ट क्यों भेज रहा है? नासा इसी एस्टेरॉयड को क्यों एक्सप्लोर करना चाहता है? क्या वो वाकई इसकी माइनिंग करने की सोच रहा है? वेल, इसका जवाब आपको एस्टेरॉयड को ध्यान से देखते हुए मिल जाएगा दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के सरफेस पर आपको कई बड़े बड़े और गहरे गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। ये गड्ढे इतने बड़े हैं जितने बड़े कुछ एस्टेरॉयड्स खुद ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस एस्टेरॉयड की हिस्ट्री बहुत वायलेंट होगी। अगर हम सोलर सिस्टम के इतिहास में पीछे जाएं तो अर्ली सोलर सिस्टम में बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स पूरे सोलर सिस्टम में घूमते रहते थे। ऐसे में उस समय वायलेंट कोलिजन्स का होना बहुत कॉमन था। साइक एस्टेरॉयड को डिटेल में स्टडी करने पर साइंटिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं कि एस्टेरॉयड भी उन्हीं वायलेंट क्लैशेस का शिकार है। दोस्तों, साइक का चमकदार सरफेस और इसके मटेरियल्स को देखकर कई साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि ये एस्टेरॉयड पॉसिबली किसी लॉस्ट प्लैनेट का कोर है, यानी प्लैनेट की जो बाकी लेयर्स थी वो तो स्पेस में कोलिजन की वजह से खो गई और पीछे रह गया ये कोर। 13 अक्टूबर 2023 को नासा ने साइक मिशन लॉन्च करा, जिसमें साइक एस्टेरॉयड 2029 तक एस्टेरॉयड के पास पहुंचकर अगले 2 साल तक उसके चक्कर लगाता रहेगा और डिटेल्ड इमेजेस के साथ साथ एस्टेरॉयड के सरफेस को भी मैप करेगा। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये पता करना है कि क्या वाकई साइक एस्टेरॉयड किसी बिखरे प्लैनेट का कोर है या फिर ये एक एस्टेरॉयड ही है। दोस्तों, अगर ये सच में किसी रॉकी प्लैनेट का कोर है तो समझ लीजिए
कि वैज्ञानिकों को इंफॉर्मेशन का जैकपॉट हाथ लग गया। हमने पहले ही जाना था कि इस एस्टेरॉयड का कंपोजिशन आयरन और निकल से बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि साइक में 95% आयरन और 5% निकल है, जो कि अर्थ के कोर के कॉम्पोजिशन से मिलता जुलता है दोस्तों। ऐसे में इस एस्टेरॉयड को स्टडी करने पर हमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स स्पेशली अर्थ के कोर की कई ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं जो बिना कोर तक पहुंचे नहीं मिल सकती थी। और दोस्तों पॉसिबली साइक मिशन के बाद हमें एक फेयर आइडिया भी मिल जाएगा कि इस एस्टेरॉयड में कौन कौन से मेटल्स हैं। लेकिन दोस्तों ये जानकारी बस कोर को समझने के हिसाब से कलेक्ट करी जा रही है। नासा या कोई भी स्पेस एजेंसी अभी फिलहाल साइक एस्टेरॉयड पर माइनिंग करने की नहीं सोच रही है। इनफैक्ट हमारे पास अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है भी नहीं जो हम एस्टेरॉयड्स की माइनिंग कर पाए। नासा के ओसाइरिस रेक्स मिशन में एस्टेरॉयड बेन्यू के सैंपल्स पृथ्वी पर लेकर आए थे, लेकिन वो सिर्फ रिसर्च पर्पस से लाया गया था दोस्तों। फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है कि नासा साइक एस्टेरॉयड के सैंपल्स को भी लेकर आए, लेकिन वो भी रिसर्च पर्पस से ही लाया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ आपको बता दो दोस्तों, एस्टेरॉयड माइनिंग फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ प्राइवेट एजेंसीज ऑलरेडी एस्टेरॉयड माइनिंग की तैयारी भी कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वो कैलिफोर्निया गोल्ड रश वाला किस्सा फ्यूचर में रियलिस्टिक हो सकता है। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि एस्ट्रोफॉर्ज, प्लैनेटरी रिसोर्स, ट्रांस एस्ट्रा एस्टेरॉयड माइनिंग में प्लान्स बना रहे हैं। वो स्पेस के इन रिसोर्सेज को कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। इन कंपनीज ने अभी आसपास के एस्टेरॉयड्स को माइन करने की बात करी है और स्पेसिफिकली साइक जैसे डिस्टेंट एस्टेरॉयड की बात नहीं करी है। बट यू नेवर नो, फ्यूचर में ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन दोस्तों पेपर्स में प्लान बनाना और उसको ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने में बहुत फर्क होता है। एस्टेरॉयड माइनिंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। इसमें कई चैलेंजेस होंगे। प्रोजेक्ट की कॉस्ट फिजिबिलिटी देखनी होगी, टेक्निकल और लीगल चैलेंजेस आएंगे। स्पेस के रिसोर्सेज में किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का हक नहीं है, तो कई कंट्रीज इस पर प्रतिक्रिया भी जताएंगे। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन चैलेंजेस को स्पेस माइनर्स ओवरकम कैसे करते हैं। अगर फ्यूचर में ये एजेंसीज एस्टेरॉयड माइनिंग में कैपेबल हो जाते हैं तो इसके कई नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। माइनिंग की वजह से स्पेस में डेब्री फैलेगा, रेगुलर रॉकेट लॉन्चेस की वजह से लॉन्च एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। माइनिंग करने पर एस्टेरॉयड की कंपोजिशन और नेचुरल पाथ को भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। डेवलप्ड और टेक्निकली एडवांस कंट्रीज को अनड्यू एडवांटेज मिलेगा और एक नया गोल्ड रश चालू हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों स्पेस के खजाने को स्पेस में ही रहने देना चाहिए, वरना कैलिफोर्निया गोल्ड रश जैसा हाल हो सकता है, जहां एक तरफ तो गोल्ड ने कुछ लोगों की लाइफ अच्छी बना दी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी थे जिनकी लाइफ नरक से कम नहीं हो गई थी। और इन लोगों में खुद जेम्स मार्शल भी शामिल थे। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या एस्टेरॉयड माइनिंग अलाउ करनी चाहिए या फिर इस पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि नासा ने बेन्यू एस्टेरॉयड के सैंपल्स को कैसे कलेक्ट करा और उस सैंपल्स को वापस कैसे लेकर आया, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।